प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पीएसपी महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक अभिनंदन। आज की अपनी जो कक्षा रहेगी वो कक्षा 10 की दृष्टि से एक उपयोगी कक्षा रहेगी। कक्षा 10 का मैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर आज ले रहा हूँ जिसको लेकर अपन चर्चा करेंगे और वो है संज्ञा। तो आप लोग पेन और रजिस्टर लेके बैठे, एक एक बात नोट करते जाए। संज्ञा वाले चैप्टर का आज अपन एक सामान्य परिचय जानेंगे और कौन से शब्दों में कौन सी संज्ञा होती है इसकी जानकारी लेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, प्रकारों की परिभाषा और उदाहरण, इन सब बिंदुओं पर अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा सर्वप्रथम संज्ञा। ठीक है, पहला प्रश्न ये बनता है कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा पहले अपन इस शब्द के बारे में जानकारी ले लें, व्याकरणिक कोटियों से इसका परिचय देखें। तो आप लिखिएगा पहला पॉइंट कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लिखिएगा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी भी नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में क्या है, ये कलम है, तो कलम क्या है, संज्ञा। क्या पहन रखा है, शर्ट क्या है, संज्ञा। ये आपको जो दिख रहा है बोर्ड भी क्या है, संज्ञा है ना। जैसे पंखा चल रहा है तो पंखा भी क्या है, संज्ञा। जितने भी दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं सृष्टि में, उन सारी वस्तुओं के जो नाम हैं, चाहे प्राणी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे भाव हो, चाहे जाति हो, चाहे वर्ग हो, इन सभी चीज़ों के जो नाम रखे जाते हैं वो नाम ही क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के अंतर्गत मैं आज कक्षा 10 के स्तर की बात करूँगा, है ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कक्षा 10 के स्टैंडर्ड की जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात आप जानिएगा कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। अच्छा, संज्ञा शब्द में आपसे पूछ ले कि संज्ञा शब्द में संधि कौन सी है, तो संज्ञा शब्द में संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि है ना। ये भी आप ध्यान रखें, संज्ञा शब्द में संधि का नाम क्या होगा, तो संधि होती है व्यंजन। तो इसका विच्छेद क्या होता है, तो विच्छेद ध्यान रखें कि सम प्लस ज्ञा। ठीक है, सम प्लस ज्ञा। ठीक है, सम यानी सम्यक, ज्ञा का मतलब ज्ञान। जो सम्यक ज्ञान कराता है उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सम, और इसमें आपसे उपसर्ग पूछा जाए कि संज्ञा शब्द में, चलो आपने संधि तो बता दी, व्यंजन संधि है, विच्छेद भी बता दिया, और आपसे पूछा गया कि संज्ञा शब्द में आप उपसर्ग बताइए, तो आप कहेंगे कि संज्ञा शब्द में उपसर्ग क्या होता है, तो सम उपसर्ग होता है। और आप कह सकते हैं कि संज्ञा शब्द सम और ज्ञा के योग से बना है, जिससे आशय होता है सम्यक ज्ञान। क्या कहेंगे, इसका आपसे तात्पर्य पूछा जाए तो आप बताएंगे सम्यक ज्ञान। जो सम्यक ज्ञान कराता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, संज्ञा नाम देते हैं। तो देखो, एक संज्ञा शब्द के परिचय में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। पहली जानकारी कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। ठीक है, पहली बात क्लियर है, शाब्दिक अर्थ नाम। और नाम तो आप ऐसे समझाइएगा कि सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं जिसका कोई ना कोई नाम है, तो वो नाम ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। दूसरी बात आपसे पूछी जाए कि संज्ञा शब्द में संधि कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। फिर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा शब्द का विच्छेद क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, सम प्लस ज्ञा के योग से क्या बनता है, संज्ञा बनता है। और सम प्लस ज्ञा में सम और ज्ञा का क्या मतलब है, तो आप क्या कहेंगे, सम्यक ज्ञान। जो हमें सम्यक ज्ञान कराता है वही क्या है, संज्ञा। फिर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा शब्द में उपसर्ग बताओ कि उपसर्ग क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सम उपसर्ग होता है। ठीक है, और सम का मतलब क्या होता है, सम्यक या समान से लिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि संज्ञा शब्द का जो परिचय है ये आपके समझ में आ गया होगा। शाब्दिक अर्थ, संधि, उपसर्ग और इसके जो विच्छेद है, विच्छेद का अर्थ। तो हम कह सकते हैं कि जो सम्यक ज्ञान कराता है उसी को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगली बात देखते हैं, दूसरी बात देखिएगा। अब आपको पूछे जाए संज्ञा की परिभाषा, तो संज्ञा की परिभाषा आप क्या बताएंगे, तो आप कह सकते हैं
अब मैं लिख रहा हूँ संज्ञा की परिभाषा, आप भी लिखिएगा संज्ञा की परिभाषा। परिभाषा पूछी जाए तो आप सभी जानते हैं, बहुत प्रचलित है संज्ञा की परिभाषा। जग जाहिर है कि किसी प्राणी वस्तु स्थान जाति वर्ग भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्दों आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा शब्द की क्या होगी? परिभाषा। किसी प्राणी वस्तु स्थान जाति वर्ग भाव आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे कि ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं? तो संज्ञा कहलाते हैं। तो पहले शाब्दिक अर्थ जाना, संज्ञा शब्द का परिचय जाना, फिर हमने क्या देखा है? संज्ञा की परिभाषा। अब परिभाषा के बाद आगे अपन देखते हैं संज्ञा के प्रकार, कि संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो अगली हेडिंग आप डालिएगा संज्ञा के प्रकार, ठीक है। संज्ञा के प्रकारों की बात करते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि संज्ञा के मूल रूप से तो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा प्रकार बताएंगे? तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 1 है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आपसे दूसरा पूछा जाए तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार संज्ञा का कौन सा होता है? तो अपन कहेंगे भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार है, ठीक है। तीनों आपकी समझ में आ गए कौन कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 होती है भाववाचक संज्ञा। अब अपन यहाँ देखेंगे कि जो जातिवाचक संज्ञा है इसके 2 उपभेद होते हैं, ठीक है। ये उपभेदों की आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला कौन सा है? तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। और दूसरा क्या कहेंगे? तो दूसरे का नाम है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक। ये जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। एक बार अपन पूरा विभाजन समझेंगे, फिर एक एक करके अपन इन संज्ञाओं के बारे में विस्तृत जानकारी समझेंगे। तो फिर से मैं समझा दूँ संज्ञा के प्रकार। कितने प्रकार की संज्ञा होती है? नंबर 1 जातिवाचक व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक और नंबर 3 भाववाचक। फिर आप कहेंगे कि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो समूहवाचक और पदार्थवाचक, ठीक है। 2 भेद होते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद अपन देखते हैं, पहले बात करेंगे किसकी? जातिवाचक के बारे में। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, इस संज्ञा के प्रकारों का क्या है? विभाजन। अब नंबर 1 आप देखेंगे विस्तार से व्यक्तिवाचक। तो आप लिखिएगा नंबर 1 कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हम सबसे पहले किसकी परिभाषा जानेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो आप लिखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे किसी व्यक्ति विशेष, यहाँ पे मैं एक शब्द जोड़ रहा हूँ, आप ध्यान रखना, व्यक्ति विशेष
दूसरा मैं कह रहा हूँ वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, नंबर 2 वस्तु विशेष, और नंबर 3 आप याद रखेंगे स्थान विशेष। किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, ये आपने क्या समझ लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष, थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान देंगे, वस्तु विशेष, और तीसरी बात है स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विशेष का मतलब ये जो एक ही हो, एक से ज़्यादा नहीं हो, यानी एक व्यक्ति, पर्टिकुलर अपन एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो एक क्या हो गया, व्यक्ति विशेष। जैसे अपन अगर कहें राम, तो राम नाम बोले बहुत से लोगों का हो सकता है, लेकिन राम नाम का एक ही व्यक्ति होता है, जैसे भगवान राम हुए, है ना, तो राम का मतलब एक व्यक्ति विशेष हुआ। अगर मैं कह दूँ कृष्ण, तो कृष्ण नाम यूँ तो है नहीं कि 4 लोगों का एक साथ नाम कृष्ण रख दिया जाए, एक व्यक्ति का नाम कृष्ण है, मतलब वो क्या हो गया, व्यक्ति विशेष, जो एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर मैं कह दूँ सीता, है ना, अगर मैं कह दूँ कि राधा, ऐसे दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति विशेष हुआ, तो व्यक्ति विशेष के नाम को भी अपन क्या कहते हैं, इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर अपन वस्तु विशेष की बात करें, तो अगर मैं कहता हूँ वस्तु विशेष में कि खेतान पंखा, अगर मैं केवल बात किसकी करूँ, पंखे की, तो ध्यान से समझना, पंखे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने क्या जोड़ दिया, खेतान पंखा। इसका मतलब क्या हुआ कि पंखा बनाने वाली जो कंपनी है खेतान नाम की, वो क्या है, एक ही है। तो खेतान पंखा लिखते ही क्या हो गया, वस्तु विशेष हो गया। अगर मैं कह दूँ रामायण, तो रामायण भी एक विशेष हो गया, है ना। अगर अपन कह दें महाभारत, है ना, तो महाभारत भी क्या है, एक ही वस्तु विशेष हो गई, एक से ज़्यादा नहीं। तो ये सारे अपने किस में ले सकते हैं अपन, वस्तु विशेष। यानी कोई भी वस्तु है, अगर उसको किसी कंपनी के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो फिर वो व्यक्ति, वो वस्तु विशेष होती है, और कंपनी का नाम नहीं है, केवल वस्तु आ जाए। जैसे मैं कह दूँ मशीन, समझना, तो मशीन कह दिया, तो मशीनें तो कई प्रकार की होती है, तो मशीन शब्द किस में जाता है, जातिवाचक में। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि रीटा मशीन, एक सिलाई मशीन आती है जिसकी कंपनी का नाम क्या होता है, रीटा। अब मैंने रीटा मशीन कह दिया, तो फिर रीटा नाम की कंपनी मशीन बनाने वाली एक ही है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। तो आप समझ गए होंगे कि जो एक ही है वस्तु, एक से ज़्यादा नहीं है, वे सारी क्या होती हैं, वस्तु विशेष में। स्थान विशेष की बात करें तो आसान सी बात है। अगर मैं कह दूँ दिल्ली, तो पर्टिकुलर जो एरिया है दिल्ली, वो क्या है, दोनों एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। अगर अपन कहते हैं आगरा, तो आगरा भी क्या है, एक ही है, स्थान, एक से ज़्यादा नहीं। अगर अपन कहते हैं उदयपुर, तो उदयपुर भी क्या है, एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, स्थान विशेष। तो पहले आपको सामान्य जानकारी मैंने दी है, ये परिभाषा है, इसलिए व्यक्ति विशेष है, वस्तु विशेष है, और ये स्थान विशेष है। तो इनके नामों को ही अपन क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका समझा रहा हूँ, जिसमें आप समझ पाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के बहुत सारे आपके सामने क्या आ जाएंगे, उदाहरण आ जाएंगे। तो आप महत्वपूर्ण करके लिखें या विशेष करके लिखें। एक जानकारी बता रहा हूँ मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के संदर्भ में, जिसमें आपको कुछ भी उदाहरण रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के संबंध में नीचे आप नोट डालें, विशेष करें, महत्वपूर्ण लिखें, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप लिखिएगा। और इसके बारे में एक एक जानकारी मैं दे रहा हूँ। नंबर 1 पे लिखना कि देशों के नाम, क्या लिखेंगे,
देशों के नाम। ये सारे एग्जाम्पल मैं किसके दे रहा हूँ? देशों के नाम। ये जानकारी मैं दे रहा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। दुनिया में इतने देश हैं, जो किसी भी देश का नाम आ जाए तो देश के नाम में हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे भारत आ जाए, है ना, भारत आ गया, अमेरिका आ गया, रूस आ गया, जापान आ गया, फ्रांस आ गया, है ना, बहुत सारे देश हैं। जिस किसी भी देश का नाम आपको मिल जाए तो देशों के जो नाम हैं उस देश के नाम में हमेशा आपको कौन सी संज्ञा करनी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आप समझिएगा, राज्यों के नाम। आपको किसी भी राज्य का नाम मिल जाए, है ना, राज्यों के नाम। जैसे मैं कह दूँ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। अगर मैं कह देता हूँ मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश। अगर मैं कहूँ गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात। ऐसे भारत के किसी भी राज्य का नाम आपको मिल जाए तो राज्यों के नाम में भी हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना पड़ेगा कि देश का नाम, राज्य का नाम। फिर अगर मैं कहूँ कि महाद्वीपों के नाम, किसी भी महाद्वीप का नाम अगर आपको मिल जाए, है ना, महाद्वीपों के नाम, तो महाद्वीपों में जैसे मैं कहूँ एशिया, एशिया कह दिया अपन ने, अफ्रीका कह दिया, है ना, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जैसे देश के कोई भी महाद्वीप का नाम आ गया तो महाद्वीप के नाम में भी हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर आप लिखिएगा महासागरों के नाम, है ना, महासागरों के नाम। किसी भी महासागर का नाम अगर आपको मिलता है, महासागरों के नाम, जैसे मैं कह दूँ हिंद महासागर, है ना, हिंद महासागर। अगर मैं कह दूँ कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, है ना, तो महासागर का कोई भी नाम आ जाए तो उसमें भी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अगर मैं कहूँ कि तो अपन पढ़ रहे थे संज्ञा, है ना, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के विशेष में हमने पहला कारण देखा है कि देशों के नाम, दूसरा अपन ने देखा है राज्यों के नाम, फिर अपन ने पढ़ा है महाद्वीपों के नाम और महासागरों के नाम। इन सारे में शब्दों में कौन सी संज्ञा होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला आप लिखिएगा नदियों के नाम। किसी भी नदी का नाम पूछा जाए, नदियों के नाम, तो नदियों के नाम में भी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर अपन कहें गंगा, गंगा, यमुना, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, जितनी भी नदियाँ, किसी भी नदी का नाम आ जाए तो उसमें भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो महाद्वीपों के नाम, महासागरों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, नदियों के नाम, और आप कह सकते हो पर्वत, पर्वत या पहाड़ों के नाम, पर्वत या पहाड़ों के नाम। तो पर्वत और पहाड़ों के नाम में भी कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे अगर मैं कह दूं हिमालय, तो हिमालय किसका नाम है? पर्वत का। अगर मैं कह दूं अरावली, अरावली भी क्या है? पर्वत। अगर मैं कह दूं कि नाग पहाड़, जैसे अजमेर में है, तो नाग पहाड़, नाग पहाड़। तो कोई भी पहाड़ का नाम आ जाए या किसी भी पर्वत का नाम आ जाए तो पहाड़ और पर्वतों के नाम जो हैं उनमें कौन सी संज्ञा होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर अगर अपन कहें कि पुस्तकों के नाम, किसी भी पुस्तक का नाम आपसे पूछ ले, है ना, पुस्तकों के नाम, तो पुस्तकों के नाम में भी कौन सी संज्ञा होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। पुस्तक में जैसे अगर अपन कहें रामायण, ठीक है, अगर अपन कहें महाभारत, रामायण, महाभारत, ठीक है,
अगर अपन कह दें गीता पुस्तक के संदर्भ में, है ना, तो ये पुस्तकों के जितने भी नाम हैं उनमें भी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर अगर मैं कहूँ दिशाओं के नाम, तो दिशाओं के नाम में भी कौन सी संज्ञा होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दिशाओं के नाम, दिशाओं में अगर अपन कहें कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, है ना, और पश्चिम, तो जितने भी दिशाओं के नाम हैं ना, दिशाओं के नाम में भी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर अपन कहें अगर कि महीनों के नाम, महीनों के नाम, चाहे अंग्रेजी महीना आ जाए या हिंदी महीने आ जाए ना, महीनों के नाम जैसे अगर अपन कह दें जनवरी, फरवरी, है ना, जनवरी, फरवरी, या अगर मैं कहूँ चैत्र, वैशाख, है ना, किसी भी वैशाख, किसी भी हिंदी या अंग्रेजी महीने का नाम आ जाए तो हिंदी और अंग्रेजी महीनों के नाम में आपको क्या करना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। तो ये ध्यान रखें, है ना। तो इन सारे शब्दों में आप कौन सी शॉर्टकट तरीका है कि आपको उदाहरण रखने नहीं, केवल बस ये शब्द आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। और किसी भी मैं कह दूँ अगर साहित्यकार का नाम आ जाए तो भी आप ध्यान रखें, साहित्यकारों के नाम, तो साहित्यकारों के नाम में भी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। अगर मैं कहूँ महादेवी वर्मा, है ना, महादेवी वर्मा, अगर मैं कहूँ मुंशी प्रेमचंद, है ना, प्रेमचंद, तो भी कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी साहित्यकार का नाम आ जाए, या अगर अपन कहें कि सप्ताह के दिनों के नाम, है ना, सप्ताह के दिनों के नाम, तो भी आप ध्यान रखें जैसे सोमवार, है ना, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जितने भी मतलब सप्ताह के जो नाम होते हैं, किसी भी सप्ताह का नाम आ जाए तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो क्या याद रखोगे? देशों के नाम, राज्यों के नाम, महाद्वीपों के नाम, महासागरों के नाम, पर्वत या पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिशाओं के नाम, महीनों के नाम, साहित्यकारों के नाम और सप्ताह के दिनों के नाम। इन सब नामों में अगर आपसे संज्ञा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएंगे, ठीक है। तो ये तो जानकारी हो गई किसकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब अपन पढ़ेंगे कौन सी? दूसरी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, है ना, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो बहुत सरल सी परिभाषा है। आप क्या बताएंगे कि वे संज्ञा शब्द जो किसी, आप लिखिएगा कि वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति, वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, उनमें कौन सी संज्ञा होती है? तो उनमें होती है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के मैंने आपको दो उपभेद बता रखे हैं। पहला कौन सा कहा था? समूहवाचक, है ना, समूहवाचक। दूसरा मैंने आपको कहा है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। ऐसे शब्द जो या तो समूह का बोध कराएंगे या किसी न किसी पदार्थ का बोध कराएंगे, वहाँ पर कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे अपन देखें समूहवाचक में अगर मैं कहूँ परिवार, तो परिवार में कोई एक सदस्य तो होता नहीं है ना, दो या दो से अधिक होते हैं, तो परिवार शब्द में क्या है? समूह का बोध करा रहा है। अगर मैं कहूँ कक्षा, तो कक्षा में एक विद्यार्थी तो होगा नहीं, है ना, अधिक विद्यार्थी होते हैं, तो कक्षा भी क्या है? समूहवाचक। अगर मैं कह दूँ सभा, है ना, तो सभा में एक आदमी तो होता नहीं है, यहाँ भी क्या है? बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये शब्द किसका बोध करा रहे हैं? जैसे अगर मैं कह दूँ गुलदस्ता, गुलदस्ता, तो गुलदस्ते में भी क्या है? एक फूल तो होता नहीं, बहुत सारे फूल होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अपन गुलदस्ता कहते हैं। तो ये शब्द आप सारे देखिएगा किसका बोध करा रहे हैं? समूह का बोध करा रहे हैं। तो इन सब में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। पदार्थवाचक में देखो बहुत सीधा सा तरीका, आप सिर्फ 3 बातें याद रखें कि कोई भी ठोस आ जाए, ठोस, कोई भी द्रव आ जाए, ठोस, द्रव और गैस, है ना, या कह सकते हैं कोई भी तरल पदार्थ। तो ठोस, द्रव, गैस, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं
कि इससे संबंधित कोई भी शब्द मिलता है। गैस में कहूँ कि अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कुछ भी मिल जाए, द्रव में अगर मिल जाए तेल, घी, पानी, दूध, कोई भी तरल पदार्थ मिल जाए, और ठोस में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोई भी धातु मिल जाए। तो ध्यान रखना, जहाँ ठोस, द्रव, गैस का उल्लेख होता है वहाँ पर भी कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक। तो आपको समझ में आ गया होगा, समूहवाचक और पदार्थवाचक। इस प्रकार के शब्दों में कौन सी संज्ञा आप करके आएंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। देखते हैं तीसरी बात। तीसरा आप देखते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहाँ होती है? तो भाववाचक संज्ञा के बारे में पहले देखेंगे परिभाषा। सर्वप्रथम आप लिखिएगा कि भाव किसे कहते हैं। तो बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसे न छुआ जाए, जिसे न छुआ जाए, न देखा जाए, केवल महसूस किया जाए। जिसे न छुआ जाए, न देखा जाए, केवल महसूस किया जाए, उसी को अपन क्या कहते हैं? भाव कहते हैं। भावों को सिर्फ हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो आप भाव शब्द की पहले डेफिनेशन लिखिएगा कि भाव किसे कहते हैं। तो आप लिखना, जिसे न देखा जाए, न छुआ जाए, केवल महसूस किया जाए, उसी को हम भाव कहते हैं। ठीक है, परिभाषा देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि कोई भी गुण, दोष, रूप, रंग के ना आदि का बोध कराते हैं, वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। मैं आपको इसमें एक सरल तरीका बता रहा हूँ भाववाचक संज्ञाओं में। कुछ प्रत्यय बता रहा हूँ, आप कुछ विशेष करके प्रत्यय लिखिएगा। जिन शब्दों के अंत में मैं बता रहा हूँ, अगर उन प्रत्ययों का प्रयोग हो जाए तो उन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। जैसे अगर मैं कहूँ आई प्रत्यय है, ठीक है, आई प्रत्यय है। अगर मैं कहूँ ऐसे कि आहट प्रत्यय है, आहट, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जैसे आवट प्रत्यय है, आवट, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ ईमा प्रत्यय है, ठीक। अगर मैं कहूँ जैसे आस प्रत्यय है, आस, आई, आहट, आवट, ईमा, आस, ये ऐसे प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों से अगर कोई भी शब्द बनता है तो उसमें कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। आई प्रत्यय से जैसे अगर मैं लिख दूँ चतुराई, ठीक है, चतुराई में क्या प्रत्यय है? आई। अगर मैं लिखूँ कि बुराई, ठीक, अगर मैं लिखूँ भलाई, तो आई प्रत्यय जिन जिन शब्दों में लग रहा है उन सारे शब्दों में संज्ञा आप कौन सी करेंगे? भाववाचक संज्ञा करेंगे। आहट की बात करें तो जैसे मैं कहूँ कि जैसे घबराहट, घबराहट, ठीक है। अगर मैं कहूँ चिल्लाहट, घबराहट, चिल्लाहट, और अगर मैं कहूँ गुर्राहट, गुर्राहट, तो इन सब में कौन सा प्रत्यय है? इन सब में आहट प्रत्यय। अगर मैं आवट की बात करूँ तो आप कह सकते हैं जैसे सजावट, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय? आवट। इमा की बात करें तो आप कहें कि जैसे कालीमा, लालिमा, तो कालीमा, लालिमा, इनमें कौन सा प्रत्यय है? इनमें इमा प्रत्यय है। आस की अगर अपन बात करें तो आप कह सकते हो जैसे खटास, है ना, खटास है, मिठास है, तो खटास, मिठास, ऐसे शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? तो आस प्रत्यय है। अब आप देखिएगा कि आई है, आहट है, आवट है, इमा है, आस है। एक और बता रहा हूँ, त्व आ जाए, जैसे अगर मैं कहूँ पशुत्व, है ना, पशुत्व। अगर मैं कहूँ ममत्व, है ना, अगर मैं कहूँ दासत्व, है ना, दासत्व, तो इन सब में कौन सा प्रत्यय लग रहा है? त्वत्व। तो जहाँ त्व प्रत्यय लगता है वहाँ पर भी कौन सी संज्ञा होती है? तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये कुछ प्रमुख प्रत्यय और भी होते हैं, लेकिन आपको इससे पता लग जाएगा कि इस प्रकार के प्रत्यय के प्रयोग से कैसे शब्द बनते हैं। तो भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। तो इनमें से कोई भी आ जाए तो आप संज्ञा का नाम क्या बताएंगे? भाववाचक संज्ञा। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द बता रहा हूँ जिनमें कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक। जैसे अगर आपको शब्द दे दे अपनापन, अपनापन, परायापन, है ना, परायापन,
ऐसे अगर शब्द आ गए जिसमें पन प्रत्यय लगा हुआ है तो भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर मैं कह दूँ प्रेम, क्रोध, है ना, प्रेम, क्रोध, दया, तो इन सब में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आपके भाववाचक संज्ञा। अगर अपन कह दें बुढ़ापा, है ना, आपा प्रत्यय वाले, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा में भी कौन सा प्रत्यय है, आपा प्रत्यय है। अगर अपन यहाँ कह दें बचपन, है ना, बचपन, तो बचपन में भी कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो ये कुछ अन्य भाववाचक संज्ञा के और क्या हो जाएंगे, महत्वपूर्ण शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ऐसे शब्दों में आपको कौन सी संज्ञा करनी है, भाववाचक। तो संज्ञा के मैंने तीनों प्रकार बता दिए, संज्ञा शब्द का परिचय बता दिया, परिभाषाएं बता दी और उदाहरण बता दी। तो यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप बस इतनी जानकारी अच्छे से याद रख के जाइएगा, इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो फिर एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूँ। सबसे सर्वप्रथम हमने क्या देखा था, संज्ञा शब्द का परिचय, फिर हमने क्या देखा, संज्ञा की परिभाषा, फिर हमने पढ़ा है संज्ञा के प्रकार, फिर अपन ने व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जाने हैं कि किन किन में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। फिर हमने पढ़ी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक के हमने दोनों प्रकार पढ़े हैं, कौन कौन से, एक तो समूहवाचक और एक पदार्थवाचक। और फिर हमने अंत में देखा है भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा में कुछ प्रत्यय को लेकर अपन ने बात की है कि इन प्रत्ययों से हजारों शब्द बनते हैं, ऐसा कोई भी शब्द आपको आ जाए तो आप उसमें करेंगे भाववाचक संज्ञा। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने संज्ञा को अच्छे से समझा होगा और आपके अच्छे से समझ में आया होगा, परीक्षा में आए तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।